हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएससी अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह इकोनॉमिक्स से है। पिछले हमने सेट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर रखा है और आज हम लोग जो है करेंगे 101 क्वेश्चन से। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 जो कि कब होने वाली है, ये आपका 15 और 16 मार्च को होने वाली है। उसके मद्देनज़र रखते हुए हम सेट चला रहे हैं और आपका सेट पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे कंप्लीट हो चुका है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ चेकआउट करें, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुकी है और आपको ज़रूरत है कि जितना से ज़्यादा सेट लगा सके, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में होने वाली प्रॉब्लम, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट से लेके चाहे आपको ऑप्शंस में जो कन्फ्यूजन होता है वो चीज़ें का हो दूर हो। तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब भी वीडियो जाए आपके बिहार शिक्षक भर्ती से लेके चाहे बीएसएससी हो एग्ज़ाम के लेके जितना भी प्रैक्टिस सेट होता है आपको सही टाइम पे मिल सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का क्वेश्चन जो है, चलिए जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छा से दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन है कि एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय, जिसको जीएनआई को कुल आबादी में भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक मिथक है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मूल्य वर्धित कर बोला जाता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में गया था? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मो यूनिस। कौन? मो यूनिस। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि इनमें से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो मनरेगा का जो उद्देश्य है, ग्रामीण आय को बढ़ाना हो जाएगा, सूक्ष्म देखिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, जल प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई नंबर। इसमें से सब हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, और वो क्या समस्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपका, असंगठित क्षेत्र। क्या है? डी नंबर, असंगठित क्षेत्र है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत एक सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो किसको बनाया है? ये बनाया 2011-12 को। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि ग्रामीण विकास का निधानता निवारण है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सापेक्ष निरंतरता, जिसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, का अर्थ है क्या होता है इसका? इसका हो सकता है आर्थिक असमानता है। क्या होता है? आर्थिक असमानताएं होती है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। बेकार क्यों है भाई? कृषि में। किस में है? कृषि में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका 112 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। सी नंबर इसका राइट आंसर। गरीबों में क्या करना है? सबसे गरीब को सहायता करना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के बारे में 2014 की रंगराजन समिति की रिपोर्ट में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जब भी क्वेश्चन निगेटिव में आए ना, तो एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ई नंबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ई नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जाना जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। किसमें? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एमआरटीपी अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से एमआरटीपी का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो कौन सा है भाई? तो ये है मोनोपोलॉजी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट है। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा है?
तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, पूंजी प्राप्ति का हिस्सा क्या है, ई नंबर दिया हुआ है। तो पूंजी कैसे प्राप्त होगा, कर से भी हो सकता है, ऋण की वसूली से भी हो जाएगा, उधार से भी हो जाएगा, विनिवेश, उधार नहीं, विनिवेश से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये DBA हो जाएगा। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका वस्तु विनिमय, ठीक है। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि विश्व की बाकी देशों के साथ किसी एक देश को लेन देन के संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहते हैं भुगतान शेष। क्या बोलते हैं, भुगतान शेष बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के लिए एक सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल्यन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमूल्यन कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, वस्तुओं को निर्यात और आयात के संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो किसके रूप में किया जाता है, व्यापार संतुलन, किसके, व्यापार संतुलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक विदेशी देश में 3 भारतीय डिजिटल भुगतान ऐप्स लॉन्च किया है। उस देश का नाम क्या है। तो इस देश का नाम क्या है, सिंगापुर। क्या है, सिंगापुर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल अगला सवाल देखेंगे कि जनवरी 2016 में अतुल्य भारत अभियान के के लिए किस नए चेहरे का चयन किया गया है। तो इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन को, किसको, अमिताभ बच्चन को। चलिए अगला सवाल है कि डैश भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत QR कोड। कौन सा, भारत QR कोड है आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है। तो FDI की बात किया जा रहा है, तो किसमें, सेवाएं में, किसमें, सेवाएं में। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की है। तो किसने की है, महबूब उल हक ने। किसने, महबूब उल हक ने। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है। तुलना नहीं करने की बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है ना, और अभिशासन जो होता है, इस पे क्या करती है, तुलना नहीं करती। बाकी ज्ञान हो गया, लंबा तथा स्वस्थ जीवन हो गया, जीवन का स्तर हो गया, इस सब पे आपको ये तुलना किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक को 1990 में द्वारा विकसित किया गया था। तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये महमूद उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। तो किस मंत्रालय की पहल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय। चलिए अगला सवाल देख लेंगे। अगला सवाल है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिससे सदस्यों को काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका है, एडम स्मिथ का। किसका है, एडम स्मिथ का है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो इसको माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको, एडम स्मिथ को माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है। तो उपभोग वस्तुएं कहा जाती है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है। तो अंतिम सीमा मूल्य कहा जाता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिससे रूप में व्यक्त किया जाता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध निवेश, सकल निवेश, मूल्यह्रास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे कि उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत लागत। क्या हो जाएगा, औसत लागत हो जाएगी। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किससे जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे है जॉन मेनार्ड किन्स को। किसको, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसे अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
देखिए यहाँ पे जॉन मेनार्ड किन्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य का अंतर को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कि उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओलिगो गो गोपोली। क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। किसी भी उत्पादन के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है कि जो एमआरपी होता है उसका नाम है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज़्यादा आप हम क्या बोलते हैं, आप किसी से नहीं ले सकते हैं। जो रेट लिखा हुआ है आपसे, जो भी दुकानदार है या जो भी है आपको जो बेचता है, उससे ज़्यादा रुपये आपसे नहीं ले सकता है। चलिए अगला सवाल है आपका। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? नॉमिनल पार्टनर। क्या बोला जाता है? नॉमिनल पार्टनर बोला जाता है। देखिए क्वेश्चन 141 में दिया निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए मुक्त बाजार जो होता है ना, यहाँ एक बाजार जहाँ वस्तुओं को निःशुल्क ले जाया जा सकता है। सरकार स्वामित्व में बाजार सरकार जो होती है स्वामित्व की बाजार होती है। बाजार जहाँ वस्तुओं को भारी छूट मिल सकती है, ये भी सही है। बाजार का बाजार जहाँ मांग और आपूर्ति में से मूल्य निर्मित नहीं होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ई नंबर हो जाएगा। लगभग में ये सब सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उससे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मोनोपोली। किसकी? मोनोपोली। ठीक है, अगला सवाल है आपका। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है, स्वामित्व पर। किस पे किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर किया जाता है कि सार्वजनिक हो या निजी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा नाम आर्थिक सिद्धांत के से संबंधित नहीं है? तो आर्थिक सिद्धांत जो होता है, नील्स हेनरिस डेविड बोर जो है, इसका जो सिद्धांत है ना, वो आर्थिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी जो आप दिख रहा है यहाँ पे, थॉमस रॉबर्ट माल्थस है, डेविड रिकॉर्डो है, जॉन मेनार्ड किन्स है, ये सबका क्या है? ये आर्थिक सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अगला सवाल है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र का अंतर्गत आता है? तो इसमें कौन सा आता है? ये आता है उद्योग। कौन सा? उद्योग आता है माध्यमिक, सेकेंड जो होता है ना आपका। अगला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम क्षेत्र का अधीन आता है? तो प्रथम जो होता है, जो आपने पढ़ा है कि जो कृषि होता है, ये क्या होता है? प्रथम क्षेत्र से होता है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र से होता है। सेवा क्या होता है? तृतीय क्षेत्र से होता है। और सेवा में भी जाइएगा ना तृतीय क्षेत्र में भी, तो उसमें भी डिवाइड होता है दो चीज़ें। ठीक है, चलिए उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कभी। अगला सवाल है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का को आकर्षित करने के लिए नहीं है? यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ निगेटिव सवाल पूछा गया है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम के प्रबंध सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये बात क्या है? सही नहीं है। बाकी आप देखिए, ये में दिया है कि भारत सरकार के एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदन तंत्र को सरल बनाएगा। ये सही है। एफडीआई के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाएगी। ये भी सही है। और डी नंबर आप देख लें। डी नंबर दिया है कि राज्यों के सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। आपका ये भी सही है। तो जो सी नंबर आपका रहेगा ना, वो क्या है? आपका गलत है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था का हिस्सा है? तो सेवा, अपने अभी हमने बताया कि सेवा जो होता है क्या है? तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले अगला सवाल देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए असंगठित क्षेत्र जो होता है, अब देखिए खेती होता है, ये क्या है? असंगठित क्षेत्र है। बाकी देखिए पुलिस दिया हुआ है, ये संगठित होता है। बैंक जो है आपका संगठित है। सरकारी नौकरियां भी क्या है? संगठित क्षेत्र से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि सरकारी नौकरियां, बैंक और पुलिस क्या है? असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है। ओके, चलिए
जो आपका अगला क्वेश्चन होगा 151 होगा, ये हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आज का 50 का जो हमारा क्वेश्चन था सेट का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।